गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग एक की जो हमारे काव्य खंड की तीसरा पाठ है। तीसरा नहीं, चौथा पाठ है। वे आँखें पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा लेसन आपका पथिक है जो पाठ से डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। आज हम लोग को पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखें। इस पाठ में हम लोग 2 पद्य खंड जो है आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको हम लोग आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनके बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का क्या नाम है। इनके बचपन का नाम है गोसाई दत्त। इनका जो जन्म है 1900 उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान में हुआ था। किस स्थान में हुआ था? कौसानी नामक स्थान में हुआ था जो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और स्टेट का क्या नाम है, राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1900 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसी प्रकार इनके गांव में कोसानी में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए यह बनारस और इलाहाबाद का नाम जो बदल करके अभी प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद में इन्होंने शिक्षा ज्ञानार्जन किया। उसके बाद महात्मा गांधी से ये काफ़ी प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व से, उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित होने के कारण जैसे ही युवा अवस्था में पहुँचे वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और उसी समय इनकी जो पढ़ाई जो बीच में ही छूट गई। इसके बाद वह स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे, देश की आज़ादी में अपना योगदान देते रहे। उनका जो योगदान है वो योगदान पूरी तरह से अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब आप उनके योगदान को भूल नहीं सकते। उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित किया। इसलिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। मतलब इनको ज्ञान चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। और जो इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंत जी की रचना जो है उनके विभिन्न प्रकार की हिंदी साहित्य की जो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं वो विभिन्न विधाओं में इन्होंने रचना की है। काव्य में क्या है? काव्य में है वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा। देखिए चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तरा, स्वर्ण किरणें, कला और बूढ़ा चांद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। लोकायतन आदि। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगबाड़ी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। आप इसी कड़ी में आगे देखेंगे नाटक। इनका नाटक कौन कौन सा है? रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, ये इनके नाटक विधा में रचना इन्होंने लिखी है। अगला है उपन्यास। उपन्यास कौन सा? हार उपन्यास इन्होंने लिखा। कहानी एवं संस्मरण में आप देखेंगे 5 कहानियाँ हैं, 60 वर्ष हैं, 1 रेखांकन है। यह इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, इस प्रमुख रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। काव्यगत विशेषता में आप देखिए कि जो छायावाद के 4 प्रमुख छायावाद जो युग है उसमें उस युग के 4 प्रमुख स्तंभों में जो 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं उन 4 प्रमुख स्तंभों में सुमित्रा नंदन पंत जी का भी बहुत ही प्रमुख स्थान है। इन्हें प्रकृति का चितेरे कवि कहा जाता है, यानी
प्रकृति का इन्होंने बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन किया और हमारे सामने प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति का जो स्वरूप है, वो हमारे सामने स्पष्ट किया। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया था। इससे पहले स्वतंत्रता को प्रमुखता दी जाती थी, जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता की भावना विकसित की जाती थी। इससे हट करके पंत जी ने हमारा ध्यान प्रकृति की ओर आकृष्ट किया कि देखिए प्रकृति बहुत ही सुंदर है, इस अनुपम प्रकृति को हमें देखना चाहिए, निहारना चाहिए और आत्म अनुभूति करना चाहिए। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब क्या होता है? दस्तावेज मतलब होता है प्रूफ, एक तरह से साक्ष्य। मनुष्य की हृदय की अनुभूतियाँ और प्रकृति को देख करके किस प्रकार उसकी भावनाएं उद्वेलित होती हैं, इनका उसका अंतरंग संबंध क्या है, प्रकृति को देखकर मनुष्य कैसा महसूस करता है, उसके मन में किस तरह की भावनाओं में किस प्रकार बदलाव होता है, इस प्रकार इन्होंने अपनी कविता में इसको प्रमुख विषय बनाया। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। मतलब वही पुरानी परिपाटी, वो अपने आश्रयदाताओं का बखान करना, वही पुरानी परिपाटी जो चली आ रही थी, उससे कुछ अलग हट करके चेंज को इन्होंने स्वीकार किया, परिवर्तन को इन्होंने स्वीकार किया। आरंभ में इन्होंने छायावाद की परिपाटी पर कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति जो है पल पल, जिस प्रकार हम प्रतिदिन वेश चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, उसी तरह जो है प्रकृति भी प्रति पल जो है अपना जो ड्रेस है, अपना स्वरूप है, उसमें बदलाव लाती है। ये किसी जादूगरी से कम नहीं है। इस तरह से हमारा प्रकृति हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करती है। प्रकृति को देख करके हमें शांति मिलती है, शीतलता की अनुभूति होती है, हमारे अंदर संतोष का भाव आता है, हम सब दुख सुख भूल करके हम प्रकृति में रम जाना चाहते हैं। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं इन्होंने लिखी। इसके साथ ही अरविंद घोष जी हैं, जो महान दार्शनिक हैं, सो अरविंद घोष के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम कृति हो। यह इन्होंने, जो सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने बताया। सुमित्रानंदन पंत जी ने जो हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, उन विधाओं में अपने रचना लिखी, जैसे नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है, जीके का भी प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी पत्रिका है, तो इनकी पत्रिका का नाम है रूपाभ। याद कर लीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी की जो पत्रिका उसका नाम है रूपाभ। इसका इन्होंने संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत ही सचेत थे, किस स्थान पर किस प्रकार की भाषा का चयन करना है, इसके लिए वह पहले से ही बहुत सतर्क थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा से अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। प्रकृति को देखना, उसका सूक्ष्म अवलोकन करना और उसके लिए उसको शब्दों के द्वारा चित्रित करना, सो यह किसी जादूगरी से कम नहीं है। सो इन्होंने, पंत जी ने कहा कि यह क्या है, एक प्रकार की चित्र भाषा है, शब्दों के द्वारा हम चित्र जो है वह प्रस्तुत करते हैं। सो यह इस प्रकार जो है, यह सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी जो कविता है वे आँखें जो कविता है, यह प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार पूंजीपतियों, जमींदारों के द्वारा किस प्रकार शोषण किया जाता है, किस प्रकार उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, और वह बेचारा बेबस लाचार होकर के वह उस पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जमींदार जो प्रथा है, उसके आगे वह घुटने टेक देता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता।
जो कृषक है वो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके द्वारा ही किसान के मेहनत के द्वारा ही हम अपना पेट पालन करते हैं। जो है खेत में वो अनाज उगाता है तो हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, क्षुधा तृप्ति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान को कितना पूरा जीवन कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, इसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। कविता का नाम है वे आँखें। आइए हम इसका पहला पद्य खंड पढ़ते हैं। इस पद्य खंड में जो है पहले हम पढ़ते हैं इसको। ये अधिकार लिखा हुआ है, सो अधिकार नहीं है, यह अंधकार है। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीर और रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। आइए हम इस पर आधारित शब्दार्थ पढ़ते हैं। गुहा का मतलब गुफा, सरीखी माने समान, दारुण का मतलब होता है क्या, निर्दय कठोर, दैन्य माने दीनता, नीरव माने शब्द रहित यानी शांत, रोदन माने रोना, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मझधार माने होता है बीच भंवर में यानी बीच समस्याओं के बीच में, कगार माने किनारा, सदृश्य माने समान। यह जो है संदर्भ इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के वे आँखें नामक कविता से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सो इसमें बताया गया है कि किसान की जो आँखें हैं अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी माने समान, जिस प्रकार गुफा अंधकार से युक्त होती है, अंधकारमय होती है, उसी तरह से किसान की आँखें भी गुफा के समान हैं, अंधकार युक्त है। किसान की आँखों में क्या है, निराशा है, अभाव है, बेबसी है, कष्ट ही कष्ट जो है दिखाई देता है। सो उपमा अलंकार के साथ कवि ने बताया कि किसान की जो आँखें हैं वह उसमें दुख भरा हुआ है, निराशा भरी हुई है। सो उसकी आँखें जो है वह गुफा के समान, अंधकार में युक्त गुफा के समान है। और उन बेबसी भरी आँखों से, उन आँखों में देखने से डर लगता है। किसान की आँखों में जो बेबसी है, जो हमसे प्रश्न कर रही है, उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। सो उसके दुख को देख करके, उसकी बेबसी को देख करके, लाचारी को देख करके, उसकी आँखों को देख करके बहुत ही अंदर कष्ट होता है, दर्द होता है। किसान की आँखों में आप जितना देखेंगे, किसान के दर्द को जितना समझने का प्रयास आप करेंगे, दूर दूर तक उसमें कठोरता, समाज का जो निर्दयी स्वरूप है वह हमें देखने को मिलता है। उसकी पूरा जीवन जो है दैन्यता, दैन्य दुख, उसका द वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। सो यहाँ उसका जीवन जो है दीनता से, पूरा जीवन जो अभाव से, लाचारी से, दीनता से उसका जीवन गुजरा है। दुख का नीरो रोदन, उसका जीवन जो है रोते रोते क्या हो गया, पूरी तरह से उसका जीवन शांत पड़ गया है। उसके जीवन में अभाव है, निराशा है, दीनता है, जिसके कारण उसकी लाचारी को देखकर उसका जीवन पूरी तरह से शांत हो गया है, वह पूरी तरह से शिथिल हो गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन पहले से ही किसान ऐसा ही था, उसका जीवन निराशा से भरा हुआ था, उसका जीवन लाचारी अभाव से युक्त, ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले क्या था, किसान का जीवन बहुत ही खुशहाल था, किसान का अतीत जो था वो बहुत ही अच्छा था। कवि क्या कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान, स्व अधीन, आज़ाद था। एक समय की बात है, किसान का अपना खेत था, किसान पूरी तरह से आज़ाद था, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं था। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी जो आँखें आज निराशा से युक्त हैं, अभाव से युक्त हैं, उन आँखों में अभिमान भरा हुआ करता था। आज वह स्वाभिमान, वह अपनापन, वह स्वाधीनता उसको छोड़ उसे मझधार, आज मझधार मतलब बीच में, आज वो उसका स्वाभिमान, आज उसका अपनापन, आज उसका स्वाधीनता, उसकी आज़ादी, उसको छोड़ करके, सब कुछ उसे छोड़ करके संसार कगार, जिस प्रकार किनारा,
संसार कगार सदृश माने समान बह खिसका। जिस प्रकार संसार के जो लोभी लोग होते हैं, जब व्यक्ति की अच्छी अवस्था होती है तो बहुत से लोग जुड़े होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की बुरी अवस्था आती है, दुर्दशा आती है, तो सब लोग व्यक्ति को छोड़ करके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार उसका जीवन एक समय खुशहाल था, प्रसन्नचित्त था, वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीता था। लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत ही विकट हो गई है, वो बहुत ही दुखी है, जो है बहुत ही कष्ट से झेल रहा है। इस पर आधारित कुछ जो काव्यगत सौंदर्य, इसको देख लीजिएगा। इसमें किसान की उपेक्षा, मतलब किसान जो कि किसान अनाज बोता है, हमारा पालन पोषण करता है, तो हम किसान को हमें महत्व देना चाहिए, किसान की महत्ता को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर किसान की उपेक्षा की जा रही है। अंधकार की गुहा सरीखी, सो जिस प्रकार गुफा है, गुफा में अंधेरा है, उसी तरह किसान की आंखों में अंधेरा है, तो उसकी साम्यता के कारण उसमें उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख, द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश, यहाँ भी समानता बताई गई है, सो वो उपमा अलंकार है। इसमें भाषा क्या है, लाक्षणिकता है, इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी जो भी शब्द हैं वो तत्सम प्रधान शब्द हैं। भाषा में एक प्रकार का प्रवाह है, भाषा जो है निर्झर जल के समान जो है वह बहती रहती है। सो इस प्रकार यह कविता का पहला काव्य खंड है। दूसरा देखिए, जब किसान स्वाधीन था तो उसका जीवन कैसा था। लहराते थे खेत, दोगो लिखा है, दृगो है, दृग। लहराते थे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली, जिसके त्रिन त्रिन से। आँखों में घूमा करता है वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कवि किसान की जो स्वतंत्रता पूर्ण स्थिति है उसके विषय में बताते हैं कि जब किसान स्वतंत्र था, किसान स्वाधीन था, तो वह स्वाधीनता उसकी आँखों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। उसकी आँखों में क्या है, खेतों में, उसकी आँखों में वो लहलहाते खेत, उसकी स्वाधीनता, आँखों में दृग मतलब आँख, उसके दृगों में, उसकी आँखों में एक प्रकार की जो चमक है वो स्पष्ट रूप से देखने से पता चलती। जिस प्रकार लहलहाते खेत थे, सो उसकी आँखों में लहलहाते खेत की चमक उसकी आँखों से पता चलती थी। आज बेदखल अब जिनसे, आज उसको उसी के खेत से, अपने खुद के खेत से उसको बेदखल कर दिया गया। क्यों? किसान के जीवन में कुछ समस्या थी, कुछ उसके कुछ कार्य थे, जिसकी वजह से उसे महाजन से उधार लेना पड़ा, और उधार का चुकता न हो पाने के कारण किसान को उसके अपने ही खेत से उसको बेदखल कर दिया गया। बेदखल मतलब निकाल दिया गया। हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली, जिसके त्रिन त्रिन से। एक समय किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, आज़ाद था, और उसका रोम रोम, अंग अंग पुलकित था, प्रसन्न था, हर प्रकार से वह खुश था। उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट जो था उसको नहीं था। जिस प्रकार में खेत में लहलहाती फसल होती है, सो उसी तरह उसका जीवन जो है प्रसन्नता से भरा हुआ था। आज भी किसान की आंखों में, उस समय जब किसान प्रसन्न था, आज़ाद था, सो आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा क्या है, मुहावरा है। किसान की जब वो खुशहाल था, प्रसन्नचित्त था, तो उसकी आँखों में आज भी वह दृश्य दिखाई देता है कि एक समय जब किसान था तो किस प्रकार उसकी आँखों में जो है उसके बेटे का, उसका प्रिय बेटा, उसकी आँखों का तारा जो था, प्राण प्रिय था उसका बेटा, वो बहुत प्रेम करता था अपने बेटे से। उसका बेटा आँखों का तारा था, यानी बहुत प्रिय था। वह उस अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, जिस बेटे को कारकुनों की लाट, कारकुनों मतलब क्या होता है, कारकुनों मतलब जमींदार, जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, तो जमींदार के जो कारिंदे यानी जो उनके सेवक इत्यादि होते हैं, जो किसी समस्या का समाधान करने के लिए, मारने पीटने के लिए तैयार होते हैं, सो उन्हें कहते हैं कारकुनों, यानी जमींदार के जो कारिंदे हैं, उन जमींदार के कारिंदों के द्वारा उसके प्राण प्रिय बेटे को लाठी से मार मार करके ही जवानी की अवस्था में ही मार दिया गया।
जिस समय किसान स्वतहीन था, उसे ऐसा लगता था कि उसका बेटा उसकी जो गरीबी है, अभाव है, कमी है, उसका समाधान करेगा, और उसकी आंखों के सामने ही उसके प्रिय बेटे को मार दिया गया। ऐसे एक पिता जो जिसकी आंखों के सामने उसका जवान बेटा मर जाएगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसको कितना कष्ट होगा, कितना वेदना होगा। इस वेदना को कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि आंखों के सामने जिस समय उसके मरने की अवस्था आती, उसके आंखों के सामने उसका जो प्राण प्रिय बेटा था, आंखों का तारा था, वह भी मर गया। इस पर कुछ शब्दार्थ हैं, देख लीजिएगा। लहलहाते खेत मतलब झूमते, दृग माने आँख, बेदखल का मतलब होता है अधिकार से वंचित कर देना, तृण माने तिनका, आँखों का तारा यानी बहुत प्रिय होना, कार कुनु यानी जमींदार के कारिंदे। अब इस पर आधारित कुछ काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इस पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य में हो जाएगा। लहराते खेत और जमींदार की लाठी से पिटकर मरे पुत्र का दृश्य बिंब साकार हो उठा है कि एक समय ऐसा था, लहलहाते खेत थे, उसका जीवन खुशहाल था, वह दृश्य उसकी आंखों से दिखता है। और एक तरफ जब जमींदार के कारिंदों ने उसके बेटे को मार दिया, तो वह किस प्रकार बेबस हो गया हो, किस प्रकार उसका जो सामर्थ्य था, शक्ति थी, किस प्रकार टूट गया, उसका बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है। तृण तृण शब्द में वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली, जीवन रूपी हरियाली, इस प्रकार हरियाली होती है, उसी तरह कवि का जीवन जो है प्रसन्न चित्त था, सो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आँखों में घूमना, आँखों का तारा, यह सभी जो है मुहावरा है, और इसका बड़ा ही सार्थक प्रयोग कवि ने करने का प्रयास किया है। पूरी जो कविता है, पूरी कविता जो है लाक्षणिकता के भाव से ओतप्रोत है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी तत्सम प्रधान शब्दों का इसमें समावेश किया गया है। यह इस प्रकार जो है 3 पैराग्राफ आज हम लोगों ने पढ़ा। इसमें किसान की जो पहली दशा थी, पहले किसान किस प्रकार से स्वतंत्र था, प्रसन्नचित्त था, उसका वर्णन किया, और उसके साथ साथ आज उसके किसान की आंखों में किस प्रकार निराशा है, अभाव है, बेबसी है, दीनता है। आज उसके जीवन में कोई उसे सहारा देने वाला नहीं है, सब कोई एक एक करके उसका साथ छोड़ करके चला गया है। उसकी वेदना को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से हमारे सामने वह वेदना, वह कष्ट जो है वह प्रस्तुत किया है। आप इस कविता को पढ़िए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिए। उसके साथ साथ इस पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को अपने शब्दों में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। सबसे पहला आपका होमवर्क ये है कि आप जीवन परिचय लिख लीजिएगा, और उसके साथ साथ कविता पर आधारित जो भी संदर्भ, प्रसंग, 2-3 पैराग्राफ आपने पढ़ा, इन तीनों पैराग्राफ पर आधारित संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अपने शब्दों में तैयार करिएगा। धन्यवाद।